स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पाई केमिस्ट्री में। तो दोस्तों हमने सॉलिड स्टेट के पहले लेक्चर में सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन और क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम अपने उसी लेक्चर को कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने जो टॉपिक्स हैं उनको लिख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अपने सॉलिड स्टेट के लेक्चर में। तो लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैटिस, लैटिस के बाद यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम, एंड सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट of atoms in unit cell, in unit cell। क्लियर। तो आज ये 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आज जो टॉपिक हैं वो बहुत समझने वाले टॉपिक हैं। आप लोग को एज्यूम करना पड़ेगा अपने रूम को आप अपने रूम से ही पूरी सॉलिड स्टेट समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा एज्यूम करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा, उतने ज़्यादा अच्छे से और सरलता से आप लोग को सॉलिड स्टेट समझ में आएगी। क्लियर। तो हम लोग अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो है लैटिस। क्लियर। चलो, हमने अपना जो पहला टॉपिक है वो है लैटिस। तो लैटिस को हम लोग पहले समझते हैं कि लैटिस होता क्या है। लैटिस को हिंदी में समझते हैं। लैटिस को हिंदी में हम लोग जालक बोलते हैं। जालक यानी जाल बोल सकते हैं, छोटे छोटे एटम्स का या पार्टिकल्स का जाल, जो ऐसा जाल जो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है। क्लियर। ऐसे ही लैटिस होता है। लैटिस होता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्लियर। तो लिख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स को हम लोग, जो छोटे छोटे पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है, इन पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। लैटिस पॉइंट। क्यों ये पॉइंट लैटिस को बनाते हैं, इसलिए हम लोग इनको लैटिस पॉइंट देख लेते हैं। अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, उससे हम लोग देखेंगे लैटिस पॉइंट कैसे होता है। तो ये छोटे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स, और इनसे मिलकर बना होता है अपना जालक, इस टाइप से। क्लियर। ये जो अपना लैटिस बना हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे लैटिस, या स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं। इस कंप्लीट को, कंप्लीट डायग्राम को हम लोग बोल सकते हैं स्पेस लैटिस। क्लियर। और स्पेस लैटिस की जो एक छोटी सी यूनिट है, ये एक छोटी सी यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्लियर। अब देखते हैं कि यूनिट सेल क्या होती है। तो लैटिस तो ये हुआ, अब यूनिट सेल में आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको यूनिट सेल पढ़ाएंगे। तो यूनिट सेल किसी भी सिस्टम की छोटी से छोटी वो यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी सिस्टम। क्लियर। 1 और 2, इन दोनों में से कौन सी आपकी यूनिट सेल है और कौन सी आपकी यूनिट सेल नहीं है, ये आप लोग मुझे कल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्लियर। जैसे आपका घर बनता है, आपका घर बनता है एग्जाम्पल, तो उसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है? किसी मकान की रिपीटिंग यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। क्यों? एक के ऊपर एक रखती चली जाती है, एक के ऊपर एक रखती चली जाती है, उसी से आपका घर बनता है। क्लियर। तो जो ईंट होती है वो आपके घर की रिपीटिंग यूनिट होती है या यूनिट सेल होती है। क्यों? उसको बार बार वो रिपीट हो रही है जिससे आपका घर बना। ऐसे ही किसी भी सिस्टम में होता है कि जो भी यूनिट आपकी बार बार रिपीट होगी उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर। अब यूनिट सेल होती कितने टाइप की हैं, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो
तो यूनिट सेल आपकी दो टाइप की होती है, ठीक। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसी सेल होती है जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, एटम्स ओनली एट कॉर्नर, क्लियर। ऐसी यूनिट को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें एटम्स कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो होते ही है, कॉर्नर के साथ साथ आपके कहीं भी हो सकते हैं, लाइक कहीं भी सेंटर पे हो सकते हैं। कॉर्नर एंड सेंटर लिख सकते हैं हम लोग, कॉर्नर एंड सेंटर, क्लियर। तो इसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब देखते हैं कि आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जाम्पल है वो है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, क्लियर। और जो नॉन प्रिमिटिव सेल होती हैं, यूनिट सेल होती हैं, वो तीन टाइप की होती हैं, वो तीन टाइप की होती हैं। एक तो बीसीसी बोलते हैं जिन्हें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, एक होती है एफसीसी जिन्हें फेस सेंटर्ड बोलते हैं, और एक होती है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, क्लियर। अब पढ़ते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक से पढ़ते हैं और ये सारी यूनिट सेल को कंप्लीट करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव में हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक होता क्या है, कैसे बनता है, वो देखते हैं। इसमें लिख देते हैं, लिख तो दिया ही था कि एटम केवल कॉर्नर पे होते हैं, हम लोग क्यूबिक बनाते हैं। ये आपका क्यूबिक है, आप अपने कमरे को एज्यूम कर लीजिए, ये कमरा है, वो आपका क्यूबिक होता है, क्लियर। अब कमरे के कितने 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 एटम्स, 8 एटम्स। तो एक क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक। 12 एज होती हैं, 6 फेस होते हैं, क्लियर। आप अपने कमरे को एज्यूम कर लीजिए, कमरा है एक, इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। ये एक फेस, 2 फेस, एक फेस नीचे, एक फेस ऊपर, एक आगे और एक पीछे, कुल मिला के 6 फेस हो गए। तो सेम आपका क्यूबिक होता है। अब इसमें सिंपल क्यूबिक बोला तो सिंपल क्यूबिक में कहाँ हो गए आपके सारे के सारे एटम्स, केवल कॉर्नर्स पे हो गए। और सिंपल क्यूबिक की एक पहचान और है कि इसके सारी एजेस जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जो सारे एंगल होते हैं वो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, क्लियर। ये आपका सिंपल क्यूबिक हुआ, नोट कर लीजिए इसे। अब आगे आते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव सेल पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने बताया था जैसा कि कॉर्नर के साथ साथ इनमें जो एटम होते हैं वो किसी भी बॉडी के सेंटर में या फेस के सेंटर में, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम के सेंटर में पाए जाते हैं, क्लियर। तो नॉन प्रिमिटिव को हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक बॉडी सेंटर्ड, दूसरा फेस सेंटर्ड, और लास्ट क्या किया था, एंड सेंटर्ड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना बॉडी सेंटर्ड, जिसे हम लोग बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके जो एटम्स होते हैं वो बॉडी के कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होते हैं। ये आपका क्रिस्टल बना हुआ है, क्यूबिक बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपके एटम 2 जगह है, एक तो ये कॉर्नर पे रखे हुए हैं और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर्ड में भी रखो। तो
तो इसको हम लोग बोलते हैं BCC या बॉडी सेंटर्ड। नोट कर लीजिए इसे, आप लोग समझ में आ गया होगा, और जो भी आपको डाउट हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये जो बॉडी सेंटर्ड है, इसमें आप एक अपने कमरे को एज्यूम कीजिए कि 8 कॉर्नर हैं, 8 एटम्स आपके कॉर्नर पे लगे हुए हैं, और जो कमरे का जो सेंटर्ड है, कमरे का जो सेंटर है वो आपका बॉडी का सेंटर होगा। क्लियर? तो बॉडी के सेंटर में, आपके कमरे के सेंटर में एक एटम और लगा हुआ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। देख सकते हैं आप लोग 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है और एक एटम आपके बॉडी के सेंटर में लगा हुआ है। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला अपना जो है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जाम्पल टाइप, उसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं या FCC बोलते हैं। तो FCC में क्या होता है, जो आपके एटम्स होते हैं वो बॉडी के कॉर्नर्स के अलावा बॉडी में फेस के सेंटर में भी पाए जाते हैं, बॉडी के फेस के सेंटर्ड पे। ये आपका एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। क्लियर? इसमें आपके जो एटम हैं वो कॉर्नर्स पे तो है ही हैं, कॉर्नर्स पे तो हैं, साथ में आपके सेंटर में भी है, फेस के सेंटर में। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। ये 4 फेस हो गए, 2 फेस ऊपर वाले, ऊपर नीचे वाले, और 2 फेस साइड वाले। अब आगे और पीछे का जो फेस बचा है, पीछे वाला फेस और ये आगे वाला फेस, 6 फेस होते हैं। तो कॉर्नर्स पे 8 एटम्स और 6 एटम्स आपके फेस के सेंटर में। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला अपना नॉन प्रिमिटिव का जो टाइप है वो है एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स के अलावा या जो एटम्स पाए जाते हैं वो आपके अल्टरनेट फेस पे पाए जाते हैं, प्लस अल्टरनेट फेस। क्लियर? ये होता है। तो देखते हैं ये किस टाइप कैसे बनता है। कमरे को एज्यूम कीजिए, आप लोग कमरे में एज्यूम कीजिए अल्टरनेट फेस। कॉर्नर तो सबको पता है, अल्टरनेट फेस मतलब जैसे एक फेस ये है, क्लियर? एक फेस ये हो गया, तो दूसरा फेस आपका ये साइड वाला नहीं होगा, इसके सामने वाला होगा। क्लियर? ये फेस, इसको छोड़ के ये फेस, या इस फेस को छोड़ने के बाद इस फेस के बाद इस फेस को हम लोग छोड़ देंगे, इस फेस सामने वाला फेस। तो जो अल्टरनेट फेस होते हैं वो एक दूसरे के सामने फेस आएंगे। क्लियर? क्यूबिक में जो भी अल्टरनेट फेस होंगे वो एक दूसरे के सामने आएंगे। ठीक है? तो जैसे कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर से तो भाई टच भी नहीं करना है, कॉर्नर को हिलाना ही नहीं है। ये 8 कॉर्नर हो गए आपके। 8 कॉर्नर के अलावा जो आपके फेस पे एटम है, फेस पे जो है अल्टरनेट फेस पे, एक फेस ये, इसको छोड़ देंगे, इसका अल्टरनेट फेस ये। क्लियर? या अगर हम ये फेस लेते तो इसका अल्टरनेट फेस ये आ जाता, यही आता। या अगर पीछे वाला फेस लेते तो पीछे वाले फेस का अल्टरनेट फेस ये आता। हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग डाउट में नहीं जाइएगा। ये जो आपके साइन है, ये सारे के सारे अल्टरनेट फेस को शो कर रहे हैं, अल्टरनेट फेस को शो कर रहे हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अभी तक हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया, यूनिट सेल के टाइप पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना क्रिस्टल सिस्टम पे। तो क्रिस्टल सिस्टम वही होता है जो हमने बताया था आपको कि रिपीटिंग जो यूनिट सेल होंगी, यूनिट सेल से मिलकर जो भी आपका एक सिस्टम बनेगा उसको हम लोग क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है? अब क्रिस्टल सिस्टम होते कितने टाइप के हैं? क्रिस्टल सिस्टम अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो उससे एक चीज़ ज़रूर पूछना आप लोग कि आपने 2D में पूछा है या 3D में। तो क्रिस्टल सिस्टम 2D और 3D में होते हैं। तो 2D में 4 या 5 टाइप के होते हैं, कोई कोई 4 बोलता है, कोई कोई 5 बोलता है। तो जो 4 टाइप के होते हैं हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, 2D और 3D, 2D एंड 3D। 2D में 4 टाइप के हम बता देते हैं आपको, ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर,
हेक्सागोनल एंड स्क्वायर। ये आपके 2D के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्लियर। और जो 3D में क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स। 3D के क्रिस्टल सिस्टम की अभी हम आपको टेबल बनवाएंगे, उसकी ट्रिक बताएंगे कि आप लोग को कैसे याद करने। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको SS ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया था तब मेरी 24,213 रैंक आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने एक फैक्ट निकाला जिससे मुझे पता चला कि अगर मैं थोड़ी MOT, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस पढ़ के जाता तो मुझे JEE के पेपर में ठोकर नहीं लगती, क्लियर। तो ये सॉलिड स्टेट को, सारे क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए मैंने एक अपनी छोटी सी ट्रिक बनाई थी। 24,213 फैक्ट, ये JEE की रैंक है। इसके बाद मैंने फैक्ट निकाला था कि थोड़ी MOT, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस पढ़ के अगर मैं JEE का पेपर देने जाता तो मुझे ठोकर नहीं लगती, क्लियर। अब देखते हैं इससे ट्रिक से क्या होता है सॉल्व। ट्रिक से ये जो आपकी लिखा हुआ है TMOT और ये थोड़ी MOT और हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, ये आपके सातों क्रिस्टल सिस्टम है। कैसे? T से, सबसे पहले वाले T से ट्राइक्लिनिक, फिर M से मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, क्लियर। उसके बाद T से टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, C से क्यूबिक और R से रोम्बोहेड्रल, क्लियर। ये आपके सातों क्रिस्टल सिस्टम है। अब इस क्रिस्टल सिस्टम के बाद एज आपको कैसे पता चलेगी कि एज जो होती है वो कैसे पता चलेंगी। तो ये ऊपर के जो 3 क्रिस्टल सिस्टम है उनमें आपकी एक भी एज इक्वल नहीं होती है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इज़ नॉट इक्वल टू सी। ये ऊपर के तीनों में सेम चलेगा, क्लियर। उसके बाद टेट्रागोनल, हेक्सागोनल में सेम चलेगा कि एक इक्वल होगी और एक इक्वल नहीं होगी, एक इक्वल होगी और एक इक्वल नहीं होगी। तो A इज इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। और जो लास्ट के दो हैं क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, उसमें आपकी दोनों में एज इक्वल होती हैं। A इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू सी। तो ये आपका एज याद करने का तरीका है, क्लियर। समझते जाइए, बहुत ईजी है, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बस आप लोग समझते जाइए एक एक चीज़ को। अब एंगल क्या है? ये ट्राई क्लिनिक है। अब भाई कोई क्लिनिक में होगा, उसके हाथ पैर टूटे हैं, तो ना तो उसकी एज इक्वल होंगी और ना ही उसके एंगल इक्वल होंगे, समझ रहे हो। तो एज तो इक्वल वैसे भी नहीं है, और ट्राई क्लिनिक है, ठीक। ट्राई क्लिनिक है तो उसके एंगल भी इक्वल नहीं है। ए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, क्लियर। अब ये जो लिखा हुआ है ठोकर, TOCR, ठीक है। ठोकर लगी तो ये तो ट्राई क्लिनिक पहुंच गया। अब अगला जो ठोकर है, ठोकर के लिए TOC और R, इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। ठोकर हो गई। अब देखो, आप लोग बोलेंगे क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल तो सब इक्वल है, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? फिर क्यूबिक के लिए जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अभी हमने आपको समझाया भी था, सिंपल क्यूबिक उसमें बताया था, ठीक है। और जो रोम्बोहेड्रल के लिए होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। सबको समझ में आ गया होगा। अब जो शेष बचे हैं मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल, उनमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। मज़ा आ रहा है ना?
डाउट क्लियर हो रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत मतलब डर लगता था क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए, मज़ा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेविस लैटिस, ये जो 24,213 लिखा हुआ है ना, 24,213, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए और नीचे वाला छोड़ दीजिए, 24,213 लिख दो, 24,213। अब जो खाली बचा वहाँ एक एक लिख दो। ये आपके ब्रेविस लैटिस हुए। अब ब्रेविस लैटिस आपके क्रिस्टल सिस्टम में 14 होते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये कि आपके 3D क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं। आंसर है 14। 14, इसको जोड़ लिए, 2 1 3 4 7, ये 14। क्लियर? बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सारे क्रिस्टल सिस्टम आपको याद हो जाएंगे। अब POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री में। क्लियर? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एक ट्रिक है, 0 से लेकर 9 तक सारे ऑड नंबर लिख दीजिए। 0 1 3 5 7 9 लिख दिए। उसके बाद फिर उल्टा कर दीजिए 7। सारी POS हो गई। मज़ा आ रहा है? अब AOS में भी आपको यही करना है, बस जहाँ पे 9 लिखा हुआ है वहाँ 13 कर देना है। 0 1 3 5 7 13 एंड 7। क्लियर? और COS है, सब जगह 0 कर दीजिए, केवल क्यूबिक में 1 कर दीजिए। 0 0 0 0 0 एंड 0। अब जो टोटल सिमेट्री है, टोटल सिमेट्री जोड़ लीजिए। ट्राई क्लिनिक में 0, मोनोक्लिनिक में 2, ठीक, ऑर्थोरॉम्बिक में 6, इसके बाद 10, फिर 14, उसके बाद 23 और 14। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्यूबिक में कितने सिमेट्री होती हैं। क्लियर? कितने सिमेट्री हो सकती हैं? तो आंसर है 23। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, एक क्वेश्चन हुआ कि आपके क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं, तो उसका आंसर हुआ 14। और एक क्वेश्चन हुआ कि आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो उसका आंसर हुआ आपका क्यूबिक, क्योंकि इसमें 23 होती हैं, टोटल सिमेट्री 23 होती हैं। और एक क्वेश्चन और कि आपका जो क्रिस्टल सिस्टम में सबसे कम सिमेट्री किसमें होती हैं, तो उसका आंसर आपका ट्राई क्लिनिक। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए मैंने अपनी ट्रिक बनाई थी, तो आप लोग को अगर इस ट्रिक से आसानी हो रही हो तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और ट्रिक आसान लगे तो आप लोग उस ट्रिक से आसान कर लीजिए। बस आपको आसानी होनी चाहिए याद करने में, क्योंकि कभी कभी सीधा क्रिस्टल सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इस वजह से हमने आपको सीधा एक ट्रिक दिखा दी है, उससे आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? बहुत ही सिंपल। आपको कैसा लगा, मतलब क्रिस्टल सिस्टम का तरीका आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्रिस्टल सिस्टम आपको समझने में कैसा लगा? अगर कोई डाउट आया हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में कोई भी एटम कितना कंट्रीब्यूशन करता है। क्लियर? तो अपना अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो अपना ये टॉपिक है कंट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, इसे शॉर्ट में हम लोग SCC भी बोलते हैं, SCC या SC भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक हम लोग पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे। ये अपना सिंपल क्यूबिक रहा। क्लियर? और सिंपल क्यूबिक में हम लोग को पता है कि जो भी अपने आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। क्लियर? अब एक कॉर्नर पे 8 कॉर्नर है, तो हम देखते हैं कि एक कोई कॉर्नर ले लेते हैं हम लोग। अब एक कॉर्नर पे एक यूनिट सेल में कितने जो एटम्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो आपका कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपका आगे भी करेगा कंट्रीब्यूट। लाइक इसको हम लोग देख लेते हैं, एक सर्किल है, जस्ट नॉर्मली सा बना के देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मल बना के देख लेते हैं कैसे।
ये है आपका एक कॉर्नर। क्लियर, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, ये देखो, ये जो आपका बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो इतना पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब पता नहीं है कितना है, जो भी पार्ट हो आपका, एक का 1/4 दिख रहा है, अभी तो आपको 1/4 दिख रहा है, एक पूरा सर्कल है, उसका एक पार्ट दिख रहा है तो 1/4 बोल दिया हमने। ठीक है, अब 1/4 का भी, इसका भी तो पार्ट हो सकता है। कैसे कि आपका जो भी एटम जाएगा वो एक ऊपर जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे साइड भी आएगा, पीछे साइड भी आएगा। क्लियर, तो आगे साइड आएगा तो इस टाइप से एक अपना ये यूनिट सेल बनी हुई है, एक तो ये यूनिट सेल तो अपनी बनी हुई है ऑलरेडी। अब ये जो यूनिट सेल है वो पीछे भी बनी होगी, ऐसे ही पीछे भी बनी होगी यूनिट सेल, इस टाइप से, इस टाइप से पीछे भी बनी होगी यूनिट सेल। तो जो 1/4 तो अभी हो गया, अब 2 पार्ट में और बट गया, 1/4 का भी आधा हो गया, तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। 1/4 भाई ऑलरेडी था ही, इसके भी उसके 1/2 और हो गया, 1/4 इसका भी हाफ हो गया, तो कितना हो गया, 1/8। तो एक एटम एक यूनिट सेल में, कॉर्नर वाला एक एटम एक यूनिट सेल में कितने का वो करेगा कंट्रीब्यूट, 1/8 का। आप अपना रूम ले लीजिए, आप अपना रूम ले लीजिए, आप इसको अपना रूम मान लीजिए, जो भी आपका क्यूबिक है। ठीक है, रूम में आप डिवाइड कर लीजिए 20 से। ठीक है, ऐसे भी डिवाइड कर लीजिए, ऐसे भी और ऐसे भी। उसमें आप एक कॉर्नर ले लीजिए, कॉर्नर से आप देखिए कि जो पार्ट होंगे वो 2 ऊपर जाए, ऊपर भी बनेगा, आपकी जो यूनिट सेल है वो ऊपर भी बनेगी, ये वाली यूनिट सेल के अलावा एक ऊपर भी बनेगी, पीछे भी बनेगी यूनिट सेल। क्लियर, ऊपर एक यूनिट सेल ये, एक ऊपर बनेगी, इसके पीछे भी जाए, क्योंकि 3D होता है स्ट्रक्चर ना, तो एक यूनिट सेल ये हो गई आपकी, एक ऊपर हो गई इसके। क्लियर, 2 यूनिट सेल ये हो गई। अब एक पीछे आएगी, एक पीछे आई, पीछे के ऊपर भी एक आई, तो 4 यूनिट सेल हो गई। हाफ पार्ट में 4 यूनिट सेल हो गई, तो जो अगला वाला हाफ पार्ट होगा उसमें भी 4 यूनिट सेल आएंगे। क्लियर, तो एक एटम 8 यूनिट सेल को डोनेट कर रहा है, तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 का। क्लियर हो गया। तो हम देखेंगे जो एक एटम का एक कॉर्नर से 1/8 का हुआ, तो 8 कॉर्नर से कितने का हुआ, 8 गुणित 1/8 इक्वल टू 1 एटम। तो सिंपल क्यूबिक में जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, समझ में आया। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, बहुत समझने वाली चीज़ है, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको इस चीज़ में जहाँ पे भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अगले लेक्चर में फिर से इसे समझाऊंगा। क्लियर, लेकिन इसको आप लोग ये मत सोचिए इजी चीज़, इजी है समझना, इजी है, बस अगर कहीं पे डाउट हो तो समझ लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे डाउट हो गया तो सॉलिड स्टेट आपको आगे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलना है, इसलिए जहाँ पे भी आपको डाउट आए वहाँ आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, हम आपको अगले लेक्चर में वो डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपना जो दूसरा है वो है बॉडी सेंटर्ड, या जिसको हम लोग BCC भी बोलते हैं। हमने डायग्राम बनाया था पहले भी, BCC का देखा था कि कॉर्नर पे तो है ही एटम, इसके बॉडी के सेंटर्ड में भी होता है। तो 8 तो यहाँ हो गए, 8 ये हो गए, और एक जो आपका एटम हुआ वो बॉडी के सेंटर में आ गया। क्लियर, तो 8 कॉर्नर वाले का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 8 × 1/8, ये कॉर्नर वाले हो गए आपके, प्लस एक जो बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर में उसका पूरा एक कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1 + 1 = 2 एटम्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बॉडी सेंटर्ड में जो भी एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो 2 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगली अपनी जो यूनिट सेल है वो है FCC। FCC भी हमने देखा था, कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर्ड में होते हैं इसमें एटम। ठीक है, चल कॉर्नर, अच्छा
6 फेस, तो 6 फेस के सेंटर में 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो, अगर आपका कोई एक फेस है, सेंटर कॉर्नर वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा, 8 इंटू 1/8, तो ये तो 1 आ जाएगा, प्लस जो भी होगा वो आपको फेस का लेना है, फेस के आइटम लेना है, तो फेस के आइटम हम समझा रहे हैं। मान लो आपका कोई क्यूबिक है, क्यूबिक का एक फेस ये है, ठीक, क्यूबिक का एक फेस ये है। अब ये इस वाले फेस पे जो आइटम होगा, इस वाले फेस पे जो आइटम होगा वो दूसरे साइड भी होगा, आधा इसके पास रहेगा, आधा दूसरी साइड। यानी अगर आपका ये जो मान लो ये यूनिट सेल का एक फेस है, तो यहाँ से दूसरी यूनिट सेल भी बनेगी, क्लियर, यहाँ से दूसरी यूनिट सेल भी तो बनेगी। तो जो आधा जो एक एटम है वो आधे का हाफ का कंट्रीब्यूशन तो इस वाले फेस में कर रहा है, आगे वाले में कर रहा है, और हाफ का कंट्रीब्यूशन पीछे वाले में कर रहा है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। एक एटम, इसका आधे का कंट्रीब्यूशन आगे वाले फेस में, आधे का कंट्रीब्यूशन पीछे वाले फेस में, क्लियर। तो 6 फेस हैं, 6 एटम है, 6 एटम, 6 फेस है, एक फेस से हाफ का कंट्रीब्यूशन, तो 6 फेस से 3 का कंट्रीब्यूशन, तो 1 + 3 = 4। तो जो फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है, क्लियर। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि ये आपको केवल देखने में छोटी चीज़ लग रही है, पूरी सॉलिड स्टेट इसी से होगी, पूरी सॉलिड स्टेट का बेस है ये। इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो पिछले टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।